स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। वे चुप नहीं हुए। हम जा सकते हैं, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उससे पहले मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। दुकान में सन्नाटा छा गया। मैं वापस आकर तुम्हारी दादी की देखभाल कर सकता हूं, उन्होंने सौदा उछाला। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति के ऑफिस में हंगामा करूंगा। फिर उनकी आवाज जहर बन गई। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों के सामने तमाशा बना दूंगा। ऐसा अपमान करूंगा कि राणा परिवार भी हंसेगा। शनाया ने बिना कुछ कहे पलटी मारी। उसने झाड़ू उठा ली। अंकुश और बाकी लोग यह दृश्य देखते ही घबरा गए और तुरंत दुकान से बाहर निकल गए। लेकिन दादाजी शाह वहीं बैठे रहे। उन्हें पूरा यकीन था शनाया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि भीतर ही भीतर वे चाहते थे कि वह मारे ताकि वे और ज्यादा पैसे ऐंठ सकें। लेकिन शनाया ने झाड़ू नहीं चलाई। उसने झाड़ू को जमीन पर रखा, धीरे से मुड़ी और बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गई। दादाजी शाह के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। देखा, बूढ़े आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मगर अगले ही पल शनाया बाथरूम से एक बाल्टी भर पानी लेकर लौटी और बिना चेतावनी पूरा पानी अपने घटिया दादा पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी उनके सिर से बहता हुआ कपड़ों में समा गया। उनकी पगड़ी, कमीज, पैंट सब कुछ भीग गया। शाह परिवार अवाक रह गया। यह तो हद से ज्यादा ठंडा बदला था। उसने मारा नहीं, उसने उन्हें ठंड के मौसम में ठंडे पानी से भिगो दिया, उनकी इज्जत समेत। शनाया। दादाजी पानी पहुंचते हुए शाह चिल्लाए। घर के मुखिया होने का अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। उन्होंने उंगली उठाकर गालियां बरसाईं, उसके लिए भी, उसके पूर्वजों के लिए भी। शनाया हल्के से मुस्कुराई। मेरे पूर्वज आपके भी तो हैं दादाजी। डर नहीं लगता कि आपके पिता के पिता आज रात सपने में आ जाएंगे? दादाजी शाह की जबान लड़खड़ा गई। जिस दिन आपने मेरे माता पिता का खून पसीने का पैसा लिया। शनाया की आवाज अब कांप नहीं रही थी, वह पत्थर बन चुकी थी। जिस दिन आपने मुझे और मेरी बहन को घर से निकाला, जिस दिन आपने हमें अपने माता पिता की कब्र पर जाने से रोका, उसी दिन आप मेरे दादा नहीं रहे। उनका उसी दिन स्वर्गवास हो गया। उसकी आंखों में बरसों का दर्द उतर आया। आपको मुझसे 1 पैसा नहीं मिलेगा। अगर हिम्मत है तो मेरी जान ले लीजिए। दादाजी शाह का चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से और बेबसी में उनकी उंगली कांप रही थी। कैसी इतनी कठोर पोती कैसे पैदा हो गई? उन्हें पहली बार एहसास हुआ, यह वही लड़की नहीं रही जिसे कभी वे पैरों तले कुचल दिया करते थे। मैं इसकी शिकायत तेरे पति से करूंगा। यकीन मानो, उसे मनाऊंगा कि वो तुम्हें तलाक दे दे। मैं अब भी राणा हवेली जाता हूं। दादा हिस्से में चीख हो रहा था कि तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही मौजूद हूं। जिसके बाद बूढ़ा शाह पीछे मुड़ा। अरे आ ही गए आप, मेरे प्यारे दामाद जी। दादाजी शाह ने जैसे ही वैभव राणा को देखा, उनकी आवाज में बनावटी मिठास घुल गई। वे आगे बढ़े, गीले कपड़ों की परवाह किए बिना, और बोले, जरा अपनी पत्नी को समझाइए, इस लड़की में जरा भी तहजीब नहीं है। माता पिता का सख्त हाथ सिर पर नहीं रहा, इसीलिए बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी। उन्होंने तिरस्कार से शनाया की ओर देखा। आप तो बड़े घराने के वारिस हैं, आपके परिवार में शिष्टाचार की कद्र होती होगी। ऐसी बदतमीज लड़की को तलाक दे देना ही बेहतर होगा। पूरे माहौल में सन्नाटा गहरा गया। अगर इसके साथ रहना ही है, दादाजी शाह की आवाज और भी जहरीली हो गई, तो इसे काबू में रखना सीखिए। नहीं माने तो सख्ती कीजिए। औरतें अनुशासन से ही सीधी होती हैं। उन्होंने ठंडी हंसी हंसी। इसकी दादी भी कभी बहुत सिर छड़ी थी। मैंने रोज सजा देकर उसे ऐसा सीधा किया कि आखिरकार पूरी तरह झुक गई। फिर उन्होंने अपने भीगे कपड़ों की ओर इशारा किया। इस लड़की ने मुझे पानी से भिगो दिया, कम से कम कपड़े बदलने के लिए कुछ पैसे तो दिलवा दीजिए। वैभव राणा अब तक एकदम शांत खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, मगर उसी ठंडे निर्विकार भाव ने दादाजी शाह की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। फिर भी अपनी निर्लज्जता के भरोसे वे बोलते चले गए। वहीं पास खड़ी जैस्मीन के हाथ कांप रहे थे। उसे पहली बार किसी बूढ़े आदमी पर हाथ उठाने की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी। ऐसा दादा भी कोई होता है? उसके मन में एक कड़वा ख्याल उभरा। कहीं सच में शनाया के पिता
इनके बेटे थे भी या नहीं। गुस्से से लाल आंखों के साथ शनाया चुपचाप बाल्टियां उठाकर बाथरूम में ले गई। पानी भरने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। जब वह दूसरी बाल्टी उठाकर बाहर आई तो माहौल जैसे थम सा गया। क्या अब फिर से? बूढ़ा शाह भी समझ गए थे। पहली बार वे अचानक चौंके थे, मगर अब सतर्क हो चुके थे। वे फुर्ती से वैभव के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। शनाया, वैभव की आवाज पहली बार गूंजी, गहरी, स्थिर और आश्वस्त। तुम ये गलत कर रही हो? वैभव की बात सुन शनाया और जैस्मीन दोनों उसे घूरने लगे, मगर तभी वैभव आगे बोला, यह बाल्टी भारी है, इसे मुझे दे दो। सबकी आंखें फैल गईं। जो आदमी अभी तक दूर खड़ा था वही वैभव आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के बाल्टी अपने हाथ में ले ली। उसने नरमी से कहा, इतना भारी काम खुद मत किया करो। जो कहना हो, जो करना हो, बस मुझे बोल देना। फिर वैभव सीधा जतिन की ओर मुड़ा, हुक्म दिया, जाओ देखो कहीं आसपास गोबर है क्या? अगर है तो जल्दी लेकर आओ। ओके सर। इतना कहकर जतिन तेज से वहां से भाग गया। दादाजी शाह जैसे पत्थर के हो गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और लगभग तुरंत ही जतिन गोबर लेकर आ गया था। बॉस, गाय ने ताजा ताजा दिया है, ठीक है मिलाओ। आदेश पर जतिन आगे बढ़ा और गोबर मिलाने लगा। उधर उनकी हरकतें देखकर अगले ही पल दादा मुड़े और लगभग भागते हुए बाहर की ओर लपके। वैभव हाथ में पानी से भरी बाल्टी लिए बाहर आया। उधर हिरण की तरह फुर्ती दिखाते हुए दादाजी अंकुश की सेकंड हैंड गाड़ी में जा कूदे। जब बूढ़े शाह ने हड़बड़ी में वहां से निकलने का फैसला किया तो अंकुश और बाकी लोगों को रुकने की कोई वजह नहीं लगी। वे सब जल्दी जल्दी अपनी कारों की ओर बढ़े और पल भर में सड़क पर गायब हो गए। वैभव राणा ने हाथ में पकड़ी बाल्टी उनके कार पर दे मारी और शीशा खुला होने के कारण गोबर वाला पानी कार के अंदर चला गया। तभी वैभव गुस्से में भागती कारों की ओर चिल्लाया, बूढ़े, हिम्मत है तो मत भागो। एक पल के लिए उसके मन में आया कि अगर बूढ़ा शाह जिद करता तो वह अपने बॉडीगार्ड से जबरदस्ती उसका हजामत कर उसे गाड़ी में बैठवा देता। लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बूढ़ा बिना ज्यादा ड्रामा किए खुद ही चला गया। हां, बस उसके लिए वैभव को थोड़ा अलग रास्ता अपनाना पड़ा। उसी समय दुकान के भीतर से शनाया शाह और जैस्मीन बाहर आईं। जैस्मीन ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, शनाया, ये लोग सुलह करने आए थे क्या? देखना, चाहे ये सोशल मीडिया पर माफी ही क्यों ना मांग लें, तुम इन्हें माफ मत करना। इन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन है, बस। शनाया का चेहरा सख्त हो गया। मुझे कोई सुलह नहीं चाहिए, उसने सपाट लहजे में कहा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मिट्टी डालकर खत्म नहीं किया जा सकता। जैस्मीन ने हैरानी से कहा, लेकिन वो तुम्हारे दादा हैं ना? मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम्हारे पापा उनके बेटे हो सकते हैं। कोई दादा अपनी पोती के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? शनाया कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, जब मेरे माता पिता जिंदा थे, मम्मी अक्सर कहा करती थीं कि पापा की शक्ल और आदतें बिल्कुल दादा जैसी हैं। सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वो पिता और पुत्र ही थे। उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ जुड़ा। पापा न सबसे बड़े थे न सबसे छोटे। शायद बीच के बच्चों को कभी किसी का पूरा ध्यान नहीं मिलता। बचपन की यादें अचानक शनाया के जहन में उमड़ पड़ी। उसके दादा दादी कभी उसके माता पिता के प्रति स्नेही नहीं रहे। उल्टा हर जरूरत के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते। काम भी उनसे करवाते, खर्च भी वहीं उठाते, लेकिन शुक्रिया कभी नहीं कहा। सब बच्चे एक जैसे होते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? जैस्मीन नाराज होकर बोली, मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। शनाया ने हल्की सांस ली। शायद हर इंसान में सबको बराबर प्यार करने की क्षमता नहीं होती। जैस्मीन की आंखों में सहानुभूति तैर आई। वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर शनाया और वैभव राणा के बीच सब ठीक हो जाए तो शायद शनाया को आखिरकार वो सुकून मिल जाए जिसकी वो हकदार है। किसी ने नहीं सोचा था कि पैसे के भूखे रिश्तेदार फिर से झोंक की तरह लौट आएंगे। कुछ समय शांत रहे थे, लेकिन अब पहले से ज्यादा ढीठ और बेरहम होकर। वैभव ने आगे बढ़कर शांत वना में अपना हाथ शनाया के कंधे पर रख दिया। शनाया ने तुरंत उसका हाथ झटका और धीमे स्वर में बोली, राणा साहब, अगली बार बीच में मत पड़ना। आप राणा परिवार के वारिस हो।
अगर किसी ने वीडियो बना लिया और ऑनलाइन डाल दिया तो आपकी छवि खराब हो सकती है। वैभव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारे बिना जिंदगी खाली है तो ऐसी अच्छी छवि का क्या फायदा। फिर उसने गंभीर होकर जुड़ा, डरो मत शनाया, अगर ये लोग मेरी जगह पर आए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। न ऑफिस में घुस सकते हैं न हमारे घर में। इनकी धमकियां मुझे नहीं डरा सकती। हर परिवार में एक दो काले भेड़ होते ही हैं। उसने ठंडी सांस के साथ कहा, चाहे परिवार कितना ही बड़ा या अमीर क्यों ना हो। शनाया ने उसे एक नजर देखा, फिर बिना कुछ कहे दुकान के भीतर लौट गई। जैस्मीन ने भी वैभव की ओर एक अजीब सी नजर डाली और उसके पीछे चली गई। वैभव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसने कुछ गलत कह दिया। बॉडीगार्ड्स बेचैन हो उठे। उनका बॉस यूं चुपचाप खोया हुआ शायद ही कभी दिखता था। आमतौर पर तो वैभव राणा हर हाल में अपनी पत्नी के आसपास ही रहता था। कार में अब भी गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा था। कुछ देर पहले ही उसने जतिन से कहा था, आज मैं यहीं रहूंगा, चाहे वो झाड़ू लेकर मुझे भगा दे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस पल वो बस खड़ा था, खामोश, उलझा हुआ और थोड़ा सा टूटा हुआ। तभी वहां पर एक और कार आई और उससे उतरी एक लड़की, और वो थी अनिका मित्तल। वैभव राणा ने खुद ही कहा था कि अगर अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उसे अपना सम्मान भी दांव पर लगाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सच यह था कि जहां बात दिल की आती थी वहां वह अब भी अपने आत्मसम्मान को कसकर थामे रहता था। जतिन तेजी से कार की ओर भागा और गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर लौटा। सर, ये वही फूल हैं जो आपने मालकिन जी के लिए खरीदे थे, अभी तक आपने उन्हें दिए नहीं हैं। उसने आदर से गुलदस्ता वैभव की ओर बढ़ाया। वैभव जैसे अपनी सोच की गहराई से बाहर आया। उसे याद आया, हां, उसने सच में शनाया के लिए फूल खरीदे थे। उसने गुलदस्ता थाम लिया और गंभीर आवाज में बोला, सुंदर से कह देना तुम्हारा बोनस दोगुना कर दे। जतिन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वह झुका हुआ ही बोला, सर, बोनस मायने नहीं रखता, बस आप और मालकिन फिर से साथ हो जाएं, यही काफी है। वैभव ने बिना भाव बदले कहा, तो तुम्हारा बोनस भी मैं अपनी पत्नी के लिए फूल खरीदने में लगा दूंगा। जतिन अवाक रह गया। उसने तो बस वफादारी जताई थी और सर ने उसका बोनस ही उड़ा दिया। बाकी लोग मुंह फेरकर हंसी दबाने लगे। गुलदस्ता हाथ में लिए वैभव दुकान की ओर बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसने अपने सुरक्षा दस्ते की ओर देखा और कहा, तुम लोग घर जाओ। तुम्हारी मौजूदगी उसे बार बार याद दिलाएगी कि मैंने उससे झूठ बोला था। दिल्ली में मिस्टर राणा की पहचान उसके बॉडीगार्ड ही थे। सिक्योरिटी टीम एक दूसरे का मुंह देखने लगी, निःशब्द। बिना किसी की भावनाओं की परवाह किए वैभव गुलाबों को कसकर पकड़े दुकान के भीतर चला गया। काउंटर के पीछे बैठी शनाया शाह अपने हाथ के काम में डूबी हुई थी। उसकी उंगलियां उछल रही थीं, लेकिन दिल कहीं और अटका हुआ था। सामने जैस्मीन कुर्सी पर बैठी दोनों हाथों में चेहरा थामे अपनी सहेली को चुपचाप देख रही थी। वैभव को अंदर आते देख जैस्मीन तुरंत उठी, आप बैठ जाइए। लेकिन शनाया ने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा। जैस्मीन फिर से चुपचाप बैठ गई। उफ, वह लगभग अपनी सहेली से गद्दारी कर ही बैठी थी। शनाया, वैभव ने धीमी आवाज में कहा, ये फूल तुम्हारे लिए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर गुलदस्ता थमा दिया। शनाया ने बिना कोई भाव बदले कहा, धन्यवाद, लेकिन नहीं चाहिए, इन्हें ले जाइए, आप मेरी नजर रोक रहे हैं। उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन आंखों में ठंडक चुभ रही थी। मिस्टर वैभव राणा, मैंने आपसे कहा था मुझे थोड़ा वक्त अकेले चाहिए। वैभव कुछ नहीं बोला, बस फूल पकड़े वहीं खड़ा रहा। दुकान के भीतर हवा भारी हो गई। दोनों के बीच अनकहे शब्दों की दीवार खड़ी थी। जैस्मीन ने चुपचाप अपनी कुर्सी थोड़ा सरका ली। तभी बाहर से एक चहकती हुई आवाज गूंजी, शनाया। जैस्मीन, मैं वापस आ गई, तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाई हूं, बाहर आकर मेरी मदद करो ना। आवाज दुकान में गूंज चुकी थी, जबकि बोलने वाली अभी अंदर आई भी नहीं थी। जैस्मीन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अनिका, उसने कहा था कि आज लौटेगी। छुट्टियों से आते ही वह सीधे दुकान चली आई थी। शनाया का चेहरा ऐसा हो गया
जैसे उसने भूत देख लिया हो। वैभव ने यह सब देखा और अनायास ही शनाया का हाथ थाम लिया, जैसे उसे संभालना चाहता हो। शनाया, जैस्मीन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई। अनिका की आवाज अचानक रुक गई। वैभव? अनिका दुकान में घुस आई थी, दोनों हाथों में शॉपिंग बैग भरे हुए। सफर में जो पसंद आया वही खरीद लिया था, अपनी सबसे अच्छी दोस्तों के लिए। लेकिन यहां वैभव राणा को देखकर वह सन्न रह गई और इसी पल हवा और भी भारी हो गई। अनिका ने अविश्वास से वैभव राणा की ओर देखा। आप यहां क्यों हैं वैभव साहब? उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। वैभव जैसे व्यक्ति का यूं अचानक किसी छोटी सी दुकान में होना, यह बात उसके दिमाग को मान ही नहीं रही थी। फिर भी वह सामने खड़ा था, बिल्कुल वैभव राणा। अनिका ने कई बार पलकें झपकाईं, मानो खुद को समझाना चाह रही हो कि यह कोई भ्रम है। लेकिन नहीं, यह वही चेहरा था, वही ठहराव, वही ठंडी गंभीरता। फिर उसकी नजर उस गुलदस्ते पर गई जो वैभव और शनाया शाह के बीच था, और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वैभव शनाया का हाथ थामे हुए था। अनिका की आंखें फैल गईं। उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद यह कोई और हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो वैभव से हूबहू मिलता झुलता हो। लेकिन वह खुद वैभव न हो, क्योंकि वैभव राणा, जो कभी बिना सुरक्षा के कहीं नहीं जाता था, जो किसी भी महिला को अपने आसपास भटकने तक नहीं देता था, वो किसी और औरत का हाथ थामे खड़ा हो। यह बात अनिका के लिए असंभव थी। फिर अचानक उसे याद आया, वैभव की अब एक पत्नी है। हां, अखबारों और बिजनेस सर्कल में यह बात मशहूर थी कि राणा खानदान का वारिस अपनी पत्नी पर जान छिड़कता है। कहा जाता था कि वह उसे बेहद प्यार करता है, उसे सिर आंखों पर रखता है। हालांकि अनिका ने वैभव की पत्नी को कभी देखा नहीं था, लेकिन वह जानती थी वैभव अगर किसी से प्यार करता है तो पूरी जिंदगी के लिए करता है। इसलिए उसका इतना समर्पित पति बन जाना अचरज की बात नहीं थी। बस बदकिस्मती यही थी कि वह औरत अनिका नहीं थी। और तभी एक और सच्चाई बिजली की तरह उसके जहन में गिरी। शनाया के पति का सरनेम राणा। क्या यह मुमकिन है कि शनाया का पति ही वैभव राणा हो? यह ख्याल आते ही अनिका के हाथों से शॉपिंग बैग छूट गए। थैलों के गिरने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ आया। हैरानी, गुस्सा, दर्द, अपमान, सब कुछ एक साथ। वह बस वैभव और शनाया को देखती रह गई। शनाया ने धीरे से अपना हाथ वैभव की पकड़ से छुड़ाया और काउंटर के पीछे से उठने लगी। लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही अनिका तेजी से आगे आई। उसने वैभव की बांह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। वैभव का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत अनिका का हाथ झटक दिया, जैसे उसका छूना भी उसे गवारा ना हो। उसने अपने कपड़ों को यूं झाड़ा मानो कोई गंदगी लग गई हो। तुम। वह बोलने ही वाला था कि रुक गया। फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें क्या चाहिए अनिका? मुझसे दूर रहो। अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह हंसी, लेकिन वह हंसी कड़वी थी। तुम मुझसे पूछ रहे हो वैभव? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पूछना चाहिए, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसका गुस्सा वैभव से भी ज्यादा था। तभी शनाया बीच में बोली। उसकी आवाज में थकान और सच्चाई थी। अनिका, हमने तुमसे सच छुपाने की कोशिश नहीं की। मुझे खुद हाल ही में पता चला है कि ये असल में कौन है। अगर शनाया को पहले से पता होता कि वैभव वही इंसान है जिससे अनिका सालों से प्यार करती आई है, जिसे उसने खुलेआम चाहा, तो वह कभी उससे शादी नहीं करती। मुझे पता है, अनिका ने धीमे से कहा। फिर उसने शनाया की ओर देखा। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे पति ही मिस्टर राणा हैं, तो तुम मुझे कभी उन्हें पाने की सलाह नहीं देती। कोई भी पत्नी अपनी सौतन को अपने पति के पीछे नहीं लगाती। शनाया चुप रही। वह किसी पुरुष के लिए किसी और औरत से होड़ करने वाली लड़की नहीं थी। अनिका यह बात अच्छी तरह जानती थी। शनाया प्यार को लेकर व्यावहारिक थी, शायद इसलिए क्योंकि वह परियों की कहानियों पर भरोसा करने की उम्र बहुत पहले पार कर चुकी थी। शादी के बाद, वक्त के साथ, शनाया के दिल में अपने पति के लिए भावनाएं पनपी थीं। धीरे धीरे, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के साथ जीना सीखते हुए। अनिका की नजर फिर वैभव पर टिक गई। उसकी आवाज में आरोप थे। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने शनाया को इतने समय तक धोखा दिया। वैभव,
अब समझ में आता है कि जब जब मैं मिलने आई तुम क्यों नहीं दिखे, और क्यों तुम कभी मेरे घर नहीं आ पाए, शनाया के साथ भी नहीं। तुमने उससे कभी सच नहीं कहा। मैं सोचती रहती थी कि जब मैं उसकी सलाह मानकर तुम्हारे पीछे जा रही थी तो तुम हर बार मुझसे एक कदम आगे कैसे रहते थे, क्योंकि तुम्हें सब पता था। तुम जानते थे कि मैं और शनाया सबसे अच्छी दोस्त हैं। मुझे यकीन है तुम हम दोनों को बेवकूफ बनते देखकर तुम्हें मजा आता था। तुम कुछ भी कह सकते थे। अगर मुझे पता होता कि तुम शादीशुदा हो तो चाहे मैं कितनी भी बेताब होती, मैं खुद पीछे हट जाती। लेकिन तुमने अपनी शादी छुपाए रखी और सब कुछ सामान्य होने का नाटक करते रहे। अनिका की आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हें चाहा। तुमने कभी मेरे एहसासों को स्वीकार नहीं किया, मुझे अपने ऑफिस तक में घुसने नहीं दिया। यह सब एक तरफा था। तुम अविवाहित थे, मैं भी। मेरा प्यार लौटाया नहीं गया, फिर भी मुझे कोई शर्म नहीं थी। हर किसी को खुश रहने का हक है। लेकिन तुमने मुझे अपनी ही कजिन की शादी में दूसरी औरत बना दिया, वैभव। और याद रखना, तुम ही मेरी दुनिया नहीं हो। दुकान के भीतर सन्नाटा गहरा गया। तीनों अपने अपने दर्द में खड़े थे और सच अब किसी से छुपा नहीं था। पर तभी वैभव अचानक उसकी ओर मुड़ गया। मिस अनिका मित्तल, मैं एक बात साफ साफ कह दूं, मैंने कभी भी आपको किसी भी तरह से यह नहीं कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूं या फिर आप में रुचि रखता हूं। इनफैक्ट मैंने हर बार आपको खुद से दूर रखने की कोशिश की है। और क्या मुझे अपनी निजी जिंदगी, शनाया के साथ अपने रिश्ते की रिपोर्ट तुम्हें देनी जरूरी है? अनिका की आवाज में वर्षों से दबी कसक छलक पड़ी। नहीं, जरूरी नहीं थी, लेकिन इतना तो बता सकते थे कि तुम शादीशुदा हो। मैं तब वही एक पल रुकी, फिर शब्द तेज हो गए। शुरू से ही तुम मुझसे बचते रहे। शादी की बात क्यों नहीं कही? मेरी जिद से तुम्हें झुंझलाहट होती थी, फिर भी तुमने मुझे रोका नहीं, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को अच्छा लगता था कि कोई तुम्हारे पीछे लगा है। वैभव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बेचैनी में नजरें घुमाई और अनायास ही शनाया शाह की ओर देख लिया। शनाया ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। न कोई शिकायत, न कोई झिझक। शनाया, वैभव ने धीमी आवाज में सफाई दी। हमने तय किया था कि हमारी शादी फिलहाल सबसे छुपी रहेगी। इसी वजह से मैंने मिस मित्तल को नहीं बताया कि मेरी पत्नी है। शनाया चुप रही। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। जो कहना था वह पहले ही कह चुकी थी। दिल की हर दरार खुल चुकी थी। अनिका, जैस्मीन ने हल्के से अनिका की बांह खींची। उसके देखने पर वह फुसफुसाई, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूं? अनिका उसके साथ दुकान से बाहर चली गई। अंदर शनाया को नहीं पता था कि बाहर क्या बातचीत हुई, लेकिन अनिका के आरोप उसके मन में तूफान बनकर घूम रहे थे। वह काउंटर के पीछे जाकर बैठ गई और अपने हाथों से काम में लग गई, जैसे बिखरे विचारों को किसी पैटर्न में बांधने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसने बिना सिर उठाए कहा, तुम चले जाओ वैभव, तुम्हारा यहां रहना अनिका को और परेशान करेगा। वैभव की भौहें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ा। शनाया, क्या तुम्हें अनिका मेरी तुलना में ज्यादा अहम लगती है? सिर्फ इसलिए कि वह नाराज है तुम अपने पति को बाहर निकाल दोगी? उसके शब्दों में अविश्वास था, चोट थी और डर भी। वह उसे अनिका के लिए बाहर निकाल रही थी और यह एहसास वैभव राणा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। अनिका की बातें सुन शनाया शाह ने धीरे से नजर उठाकर वैभव आंखों में झांकना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वैभव राणा ने उसकी ओर देखने के बजाय मुंह फेर लिया और बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। शनाया वहीं जड़ सी खड़ी रह गई। उसकी आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं और उसी पल सीने में कहीं गहरा सा दर्द उतर आया। उसे खुद समझ नहीं आया कि यह दर्द वैभव की बेरुखी से था या उससे भी ज्यादा अपने ही दिल से। दुकान के बाहर जैस्मीन और अनिका आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। तभी वैभव बाहर निकला। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में ठहराव नहीं, बस एक अनकही तलखी। उसने दोनों लड़कियों की ओर देखा तक नहीं, सीधे अपनी हमेशा की तरह की कार रोल्स रॉयस की ओर बढ़ गया। हालांकि वैभव ने अपनी सुरक्षा टीम को पहले ही भेज दिया था, लेकिन ड्राइवर अब भी वहीं मौजूद था, अगर उसे जरूरत पड़े।
वैभव को बाहर आते देख ड्राइवर फौरन कार से उतरा और दरवाजा खोल दिया। कुछ ही पलों में रोल्स रॉयस सड़क पर आगे बढ़ गई और देखते देखते वैभव उनकी नजरों से ओझल हो गया। जैस्मीन और अनिका ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ थी। कुछ ठीक नहीं है, जैस्मीन बुदबुदाई। दोनों लगभग दौड़ती हुई वापस दुकान के अंदर पहुंची, लेकिन काउंटर के पीछे जहां शनाया बैठती थी वहां वह नहीं थी। उसके औजार वैसे ही रखे थे, लेकिन उन पर खून के धब्बे थे। कैंची पर भी लाल निशान थे। दोनों के दिल धक से रह गए। शनाया, शानू। जैस्मीन और अनिका उसे पुकारती हुई अंदर की ओर बढ़ी। शनाया बाथरूम में थी। कुछ देर पहले वैभव का लहजा अचानक उस पर सख्त हो गया था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बाहर निकल गया। उसी उलझन और टूटे हुए ध्यान में कैंची उसकी उंगली पर गहराई से कट गई थी। खून बह निकला। शनाया ने ड्रॉअर से अपनी आदत के अनुसार मरहम, एंटीसेप्टिक और पट्टी निकाली। रुई से दवा लगाई, मरहम लगाया और फिर उंगली पर पट्टी बांध ली। लेकिन खून उसके हाथों और मेज पर फैल चुका था, इसलिए वह हाथ धोने बाथरूम चली गई। मैं यहीं हूं, वह बाहर निकलते हुए बोली। जैस्मीन तुरंत उसके पास आई। तुम्हें चोट लगी है? उसकी आवाज घबराई हुई थी। मुझे दिखाओ। शनाया ने अपनी पट्टी बंधी उंगली दिखाते हुए ऐसे कंधे उचकाए मानो कुछ हुआ ही ना हो। कैंची से कट गया था। उसने हल्के से कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा खून निकला बस। जैस्मीन ने ध्यान से देखा। पट्टी के बावजूद खून रिस रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ गया। यह गहरा कट है, अभी भी खून बह रहा है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, शनाया ने धीरे से हाथ खींच लिया। मैंने दवा लगा ली है, थोड़ी देर में रुक जाएगा। वह वापस काउंटर की ओर चली गई। मैं पट्टी बदल लेती हूं। उसकी दोनों सहेलियां उसके पीछे पीछे आ गईं। काउंटर पर बैठते हुए शनाया ने नई गॉज निकाली और उंगली पर कस कर लपेट ली। जैस्मीन ने जोर देकर कहा, शनाया, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टिटनस का इंजेक्शन भी लग सकता है। खून देखकर अनिका का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसे खून से डर लगता था। मैं ठीक हूं, शनाया ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, 2-4 दिन में भर जाएगा। जैस्मीन ने उसे डांटते हुए कहा, सालों से तुम्हें कोई चोट नहीं लगी थी। वैभव ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुमने लगभग उंगली ही काट ली? शनाया कुछ नहीं बोली। बस एक पल के लिए उसकी नजर उस दरवाजे पर टिक गई जहां से वैभव बाहर गया था, और फिर उसने चुपचाप अपनी उंगली मुट्ठी में भींच ली। इसका वैभव से कोई लेना देना नहीं है, शनाया शाह ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा। कैंची से गलती से कट गया था। वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी थकान और भीतर की दरारें अनिका से छिप नहीं पाईं। अनिका ने गहरी सांस ली। शनाया, मुझे सफाई देने या मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन वह गुस्सा शनाया के लिए नहीं, बल्कि वैभव राणा के लिए था। मैं बस इस बात से आग बबूला हूं कि उसने हम दोनों से झूठ बोला। उसने हम बहनों को ही मूर्ख बना दिया। कुछ ही देर पहले जैस्मीन ने अनिका को पूरा किस्सा बताया था। कैसे शनाया को अचानक वैभव की असली पहचान पता चली, कैसे भरोसा एक झटके में चकनाचूर हो गया। अनिका के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बेइंतहा हमदर्दी उमड़ आई। सुनो शनाया, अनिका ने नरमी से कहा, मैंने वैभव को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जिस दिन पता चला कि वह शादीशुदा है, मैंने खुद को पीछे हटा लिया। तभी से मन शांत है। वह पल भर रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरी भावनाओं को अपने फैसले के बीच मत आने देना। हां, ये सच है कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वह ऐसा इंसान भी है जिसके साथ तुम जिंदगी बिता सकती हो। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। हां, मगर उसने तुम्हें इतने समय तक धोखे में रखा, इसलिए उसे इतनी आसानी से माफ मत करना। कम से कम थोड़ा सा तड़पने दो उसे। अब सोचकर अनिका को एहसास हुआ, वह अब वैभव की बड़ी दीदी थी। अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे सीधा भी कर सकती थी। यह मेरी राय है, अनिका ने स्पष्ट कहा, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगी। उसकी नजर फिर से शनाया की उंगली पर गई। खून अभी भी नहीं रुका है और तुम थोड़ी पीली भी लग रही हो।
हमें अस्पताल जाना चाहिए, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगी। शनाया ने हल्का सा विरोध किया। दर्द था, लेकिन वह उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। कैंची गहराई तक लगी थी, पर उंगली सुरक्षित थी। बस यही सोचकर वह खुद को समझा रही थी। अनिका ने आंखें तरेरी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, इसलिए मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने शनाया का हाथ पकड़ लिया, बिना किसी और बहस के। जैस्मीन ने भी उसका साथ दिया। चलो, ज्यादा जिद मत करो। आखिरकार शनाया मान गई। उधर वैभव राणा अपनी बची खुची इज्जत समेटकर बुक शॉप से निकल चुका था और सीधे अपने ऑफिस की ओर जा रहा था। राणा कॉर्पोरेशन पहुंचते ही जगन बख्शी चौंक गया। वैभव को इस समय यहां नहीं होना था। वह अपना काम छोड़कर फौरन उसके केबिन में पहुंचा। तुम वापस कैसे आ गए? उसने हैरानी से पूछा। तुमने तो कहा था कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आओगे। और तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। वह रुककर बोला, प्लीज मत कहना कि फिर से भाभी से झगड़ा हो गया। जगन ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। पानी पियो, थोड़ा शांत हो जाओ। वैभव ने गिलास लिया, एक ही सांस में पानी पिया और गिलास जोर से टेबल पर रख दिया। वह चुप रहा। कुछ तो बोलो, जगन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर कोई और समस्या है तो बताओ। मैंने कितनी बार कहा है, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। अनिका वापस आ गई है, वैभव ने अंततः कहा। ओह, वह? जगन ने कंधे उचका दिए। तो क्या हुआ? डर है कि वह शनाया से कुछ कह देगी? मुझे भरोसा है तुम अपनी पत्नी की रक्षा कर सकते हो। वैभव की आवाज में थकान थी। काश वह कुछ कर देती, कम से कम हालात साफ होते। लेकिन उसने नहीं किया। उसने माथा थाम लिया। वह मुझ पर बरसी, कहा कि मैंने तुम दोनों को मूर्ख बनाया। सब ठीक होने लगा था और अनिका की वापसी ने सब फिर से शून्य पर ला दिया। उसकी आवाज टूटने लगी। शनाया ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं पल भर को अपना आपा खो बैठा। इससे पहले कि कुछ गलत कर बैठता, मैं चला आया। जगन उसे अविश्वास से देखने लगा। घबराकर वैभव बोलता गया, औरतों को खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? जब वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, मैंने उसे जाने दिया। उसे वक्त चाहिए था, लेकिन मेरी मौजूदगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो फिर उसने मुझे जाने को क्यों कहा? मैं बस उसे देखना चाहता था, बस। उसकी बातें सुन जगन ने सीधा सवाल किया। तुमने उससे कहा क्या था? वैभव ने आंखें फेर लीं। मैंने पूछ लिया कि क्या अनिका उसे मुझसे ज्यादा प्यारी है? वह हमेशा दूसरों को चुन लेती है। मैं उसे सबसे ऊपर रखता हूं, लेकिन शायद मैं सोनू से भी ज्यादा अहम नहीं हूं। वह उसका भतीजा है, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अनिका भी। अब पूरी तस्वीर साफ थी। जगन ने शांत स्वर में कहा, तुम अनिका से जल रहे हो वैभव। शनाया को यह अच्छा नहीं लगा कि अनिका ने तुम्हें घेरा, इसलिए उसने तुम्हें जाने को कहा। लेकिन तुमने बात को दिल पर ले लिया। वह सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, समझने की कोशिश करो। मसला प्यार का है, अहंकार का नहीं। उधर अस्पताल में जैसे ही अनिका शनाया को लेकर आई, उसे वहां पर एक और शख्स दिखा, जिसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या वैभव अपने दिल को समझा पाएगा? आखिर किसे देखा था अनिका ने?